हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो ट्राइब्स वाला पार्ट है वो देखने वाले हैं कंप्लीट। जो ट्राइब्स है बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ ये प्रॉपरली असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये वीडियो देखने के बाद इसमें डिटेल में पहले थ्योरी डिस्कशन करूँगा। हर एक टॉपिक में यही रहेगा, पहले थ्योरी डिस्कशन होगी और फिर उसके साथ में कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर आई विल ट्राई कि मैं आपको भी कुछ क्वेश्चन दूँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरीके से अपना काम चलने चलने वाला है ना। तो ये अपन टॉपिक ले रहे हैं ट्राइब्स, देखते हैं ये कैसे जाता है कैसे होता है, फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होता है, ये कितने वीडियो लगते हैं। आई विल ट्राई कि 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दें इसको। तो देखो शुरुआत से अपन शुरू करते हैं। देखो ट्राइब्स में सबसे पहले अपने पास क्या है कि जो उसके संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो किस तरीके से हैं। तो बेसिकली पहला जो है अपने पास संवैधानिक प्रावधान वाला पार्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे। संवैधानिक प्रावधान क्या किस तरीके से है, ठीक है ना। संवैधानिक प्रावधान वाला पार्ट ट्राइब्स के लिए, किसके लिए, एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए, या यूँ कहें कि ट्राइब्स के लिए। चलो तो वो पार्ट देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है अपने पास, सबसे पहले जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि परिभाषा और अधिसूचना किस तरीके से रहती है ट्राइब्स की। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कि आर्टिकल जो 366 और उसका खंड जो 25 है उसके तहत हमारे पास कि एसटी किसको माना जाएगा, अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स का अर्थ उन समुदाय से है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत मतलब माना गया है। कि ये बोल रहा है कि वैसे संविधान में ट्राइब्स की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ये बोला जाता है कि ट्राइब्स किसको माना जाएगा, मतलब ट्राइब्स किसको बोला जाएगा एक तरीके से। तो ये अनुच्छेद 366-25 उसको परिभाषित करता है कि ट्राइब्स वो लोग हैं जो अनुच्छेद 342 के तहत आते हैं, है ना, वो जातियाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट। अब अनुच्छेद 342 क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, 342 क्या है, 342 में दो पॉइंट है हमारे पास, 342(1) और 342(2). अब 342(1) क्या बोलता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी समुदाय को ट्राइब्स घोषित करता है। मतलब पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी जाति को ट्राइब्स घोषित करने का काम है किसका, तो वो काम जो है वो काम है राष्ट्रपति का, है ना। मतलब किसी भी जाति को ट्राइब्स घोषित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अच्छा कैसे करेगा, तो वो जो संबंधित राज्य होगा उस राज्य के राज्यपाल से, वो जो भी राज्य होगा उस राज्य के राज्यपाल से वो पूछेगा कि भाई ये जाति ट्राइब्स में आने लायक है या नहीं है। फिर वो ट्राइब्स उसको मतलब अधिसूचना के तहत उसको ट्राइब्स घोषित करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये 342(1) अनुच्छेद कहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगला है कि 342(2), ये क्या बोलता है, तो 342(2) बोलता है कि केवल संसद ही जो है, संसद जो है वही सिर्फ कानून बनाकर किसी समुदाय को ट्राइब्स की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। मतलब अगर देखो वैसे तो हमने ये देखा कि 342(1) के तहत हमारे पास राज्यपाल से परामर्श लेके राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी को ट्राइब्स घोषित करेगा। ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया। लेकिन वो ट्राइब्स घोषित करने से पहले भी अगर होता है कि किसी ट्राइब्स की सूची में शामिल उसको करेंगे या नहीं करेंगे, वो काम किसका, केवल संसद का है, और वो भी कैसे, कानून बनाकर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन की फॉर्म में जब आएंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अभी जो वर्तमान में है वो भारत में अगर बोला जाए तो लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली 730 ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। लेकिन अगर एमपी के दृष्टिकोण से बोला जाए, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एमपी में 46 हुआ करती थी। कब हुआ करती थी, 2003 से पहले। और अभी कितनी है, अभी 3 जनजातियों जिसमें कीर, मीणा और पारदी को हटा दिया गया है, और हटाने के बाद अभी 43 ट्राइब्स हैं। तो अब यहाँ से देखो छोटे से कुछ एक आधे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार एमपी में कितने ट्राइब्स हैं, तो आपको कितने बताते हैं, 46। लेकिन अगर आपको पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं, तो 43। ठीक है,
अगर आपको पूछा जाए कि ये जो 3 ट्राइब्स कम हुए हैं इनको कब हटाया गया, तो कब हटाया गया, 2003 में। और अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो भी कितने बताना आपको, 43 बताना है। आई थिंक ये छोटा सा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात अपने पास पहली थी कि परिभाषित और अधिसूचना क्या है, किस तरीके से ट्राइब्स कौन होता है कौन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, ट्राइब्स वो होते हैं जिनको 366-25 जो अनुच्छेद है वो ये बोलता है कि ट्राइब्स से मतलब उन जातियों से हैं जिनको 342 अनुच्छेद के अंदर रखा गया है। अब 342 क्या बोलता है कि 342 कहता है कि उसके अंदर वो मतलब 342 एक बोलता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद किसी भी समुदाय को ट्राइब्स घोषित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या था कि 342(2) क्या बोलता है, केवल संसद ही कानून बनाकर किसी समुदाय को एसटी की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है ना। और फिर अपन ने देखा कि एमपी में क्या है अपने पास, 46 ट्राइब हुआ करती थी 2001 से पहले, और फिर 2003 में कीर मीणा पारदी को हटाने के बाद 43 ट्राइब्स बची। ठीक है, और एक पॉइंट क्या था अपने पास कि अगर टोटल इंडिया में बोला जाए तो कितनी है, 730 ट्राइब्स हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं कि मौलिक अधिकार क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा संवैधानिक प्रावधानों से ट्राइब्स के, है ना। अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में डिटेल में ये है टॉपिक, तो पक्का आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो वन बाय वन आराम से समझेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को ध्यान से सुनते हुए चलना है अपने को। तो पहला कि अनुच्छेद 15 जो है, 15 नंबर अनुच्छेद है, वो क्या बोल रहा है अपने को कि धर्म, सबसे पहला पॉइंट है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीज़ें हैं। इनको सीक्वेंस में याद रखना, इसी सीक्वेंस में संविधान में लिखे गए हैं ये अनुच्छेद 15 में, कि धर्म, मूल वंश मतलब कहाँ से उसका वंश क्या है आदमी का, कोई भी इंसान है मतलब उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है ना, और उसका जन्म स्थान क्या है। इनके बेसिस पे किसी भी ह्यूमन में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ये आपको अनुच्छेद 15 बोलता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये अनुच्छेद 15 बोलता है, लेकिन इसी का हमारे पास एक अपवाद आ जाता है, एक नहीं काफ़ी अपवाद है, बट एक अपवाद सबसे पहले आता है कि आर्टिकल 15(4) में। अब आर्टिकल 15(4) क्या बोलता है, ऊपर आर्टिकल 15 ने तो बोल दिया कि भाई कहीं पे भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी का ही अपवाद है कि भाई आर्टिकल 15(4) ये बोलता है कि जो लोग हमारे पास शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसीज या अन्य पिछड़े वर्ग के जो मुख्य धारा से जो समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको उठाने के लिए आप भेदभाव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो वो यहाँ पे बताया गया कि एस सी एस टी और जनरली ओबीसी वगैरह भी इसी में आता है कि एस सी एस टी ओबीसी और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान आप कर सकते हो, ये अनुच्छेद 15(4) बोलता है। अनुच्छेद 15 ने तो बोल दिया कि भाई जाति वगैरह के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन अनुच्छेद 15(4) बोल रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको उठाने के लिए आप अलग उनके लिए अलग विशेष प्रावधान कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जैसे शिक्षण संस्थाओं में आप आरक्षण कर सकते हो, है ना, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बनाने की शक्ति दी है। और ये कब हुआ था, तो ये पहला संविधान संशोधन फर्स्ट जो है अपने पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। तो अगर आपको पूछा जाए कि पहले संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए, तो कौन सा आर्टिकल उसमें जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था, और आर्टिकल 15(4) उसमें जोड़ा गया था, और एस सी एस टी ओ बी सी इन सब के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई और ये शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, आई होप ये ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अ, बोला गया कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है, उनमें भी आप आरक्षण दे सकते हो, और इनफैक्ट देना चाहिए। तो इसका भी संविधान में उल्लेख किया गया, वो आर्टिकल 15(5) में किया गया है। ठीक है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे भी आपको मतलब शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इन सब के लिए अलग से सीटें रखनी पड़ेंगी, है ना, कुछ रिजर्व सीटें रखनी पड़ेगी, आरक्षित कोटा होगा उनका। तो उसके लिए अनुच्छेद 15(5) है, और ये फिर से कब आया था, 93rd 93 नंबर का 93rd नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, 2005 में। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मेरे पास आर्टिकल 16(4). अब आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है अपने को कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा। किसमें आरक्षण होगा, सरकारी नौकरियों में। किसको होगा, एस सी एस टी ओ बी सी इन सब को, बट हमारे काम का क्या है कि एस टी को होगा, बाकियों को भी होगा
लेकिन एसटी वगैरह के लिए हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट वही है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइब्स के लिए अपन बोलें कि इनके ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 16 का भाग 4, 16(4). ठीक है, अब 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया। अब 16(4)A जो बोलता है वो बोलता है कि सिर्फ आरक्षण नहीं है, आप उनको पदोन्नति प्रमोशन में भी प्रायोरिटी देंगे। और ये हमारे पास जोड़ा गया 77 नंबर का जो संविधान संशोधन उसके तहत 1995 में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पदोन्नति या जो प्रमोशन वाला है ट्राइब्स वगैरह के लिए, वो पहला तो अनुच्छेद 16(4)A में है और दूसरी बात उसको कब जोड़ा गया, तो 77। अब आप इसको ये याद रख लो कि 6 के बाद जनरली 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। 6 के बाद 7 आता है तो 7 7 2 बार आ गया, या फिर ऐसे समझ लो एक तो 6 के बाद 7 आता है और एक 6 और एक 16 जो है उसको जोड़ने पे भी एक 7 आता है, तो 77 जो है संविधान संशोधन उसके तहत ये पिक्चर में आया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद में है अनुच्छेद 16(4)B। 16(4)B में क्या है, कैरी फॉरवर्ड का रूल है। ठीक है, तो 16(4)B के अंदर क्या है, कैरी फॉरवर्ड का रूल है। अब देखो बी तुम्हें अगर थोड़ा सा देखें कि अगर बी को मैं ऐसे ऐसे करके देखूं तो ये 8 बन जाता ना, बी को ऐसे वैसे बनाऊं तो इसीलिए ये याद रखना कि ये 8 और फिर ये 1 तो है, ये तो 81 नंबर संविधान संशोधन के तहत ये 2000 में जोड़ा गया। ठीक है, ये 16(4)B है जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल जोड़ा गया। मतलब कैरी फॉरवर्ड का मतलब बेसिकली ये है कि सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण है, जैसे कि एसटी को आरक्षण है, एसटी की कुछ जितनी सीटें मान लो 10 सीटें हैं, लेट सपोज 10 सीटें, और 10 सीटों के इक्वल उम्मीदवार नहीं है। मान लो एसटी के जो फॉर्म ही भरे गए वही 5 भरे गए, तो जो 5 सीटें खाली रही है उसको क्या करेंगे, अगली बार जब वैकेंसी आएगी उसमें ऐड ऑन कर देंगे। मतलब किसी दूसरे को नहीं देंगे वो सीटें, जो जो आरक्षित सीटें हैं वो उनको आगे मिल जाएंगी। तो ये कैरी फॉरवर्ड का रूल जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2000 के अंदर, और ये अनुच्छेद 16(4)B के तहत आता है। फिर आता है अनुच्छेद 19(5). अब 19(5) बोलता है कि जनजातियों के हित में आम जनता के संचरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। अब ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो मैं हूँ या आप हो, आप कहीं भी भारत में कहीं भी आप घूम सकते हो, आपको घूमने की आज़ादी है, वो आपको अनुच्छेद 19 देता है ना, अनुच्छेद जो आर्टिकल 19 है वो देता है। लेकिन उसी का अपवाद है आर्टिकल 19(5). आर्टिकल 19(5) क्या बोलता है कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज हैं जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट एरिया जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उनकी कल्चर वो मतलब अलग तरीके से रहते हैं, तो आपकी वजह से उनको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए उस एरिया में आप कोशिश करें, अगर उनको आपसे दिक्कत है तो आप वहाँ पे ना जाएं। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, 19(5). आई होप मैंने एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दिया है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि 19(5) क्या करता है ना, 19(5) क्या करता है वो भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, ओके, ये पॉइंट रहा अपना। फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपने पास कि अब देखो ये तो नॉर्मल कुछ पॉइंट है कि भाई मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। तो ये तो सिर्फ ट्राइब्स के लिए नहीं, ये तो नॉर्मल भी है कि भाई आदमी की तस्करी नहीं कर सकते और जबरन किसी से श्रम नहीं करवा सकते, उस पर रोक है। तो ये तो सिर्फ ट्राइब्स के लिए, तो जनरल भी है। फिर आर्टिकल 24 क्या बोलता है, कारखानों में बाल श्रम पर रोक लगाई जाए। और 29, ये इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 29(1) अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति। अब आपको पता है ट्राइब्स लोगों की तो अलग संस्कृति, भाषा भी अलग तरीके से होते हैं, और वो जो लिखने पढ़ना का तो उनका उतना नहीं रहता, पर फिर भी जो भी उनका होता है वो थोड़ा अलग तरीके से रहता है, तो उसको वो संरक्षित कर सकते हैं। मतलब उनके पास ये पावर है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी भाषाएं उन पर थोप दो कि हमारी भाषा में बात करो, ये नहीं कर सकते। तो ये कौन बोलता है, ये अनुच्छेद 29(1) के तहत है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसमें मैं आपको बोलूँ तो एक तो 366-25 आपको याद रखना है कि ट्राइब्स से मतलब, या ट्राइब्स से जो अनुसूचित जनजाति से अर्थ जो है उनका उन समुदायों से है जिनको अनुच्छेद 242 के तहत माना गया है। फिर 242 में क्या है कि 1 और 2, 242(1) क्या बोलता है अपने को कि मतलब राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत बताएगा ट्राइब्स के बारे में, और राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद। फिर 342(2) क्या बोलता है कि संसद ही कानून बनाकर किसी समुदाय को ट्राइब्स की सूची में शामिल कर सकता है या उसको बाहर भी कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास पॉइंट आया कि भाई टोटल ट्राइब्स फिर हैं कितने। तो इंडिया में बात करेंगे तो 730 ट्राइब्स हैं, और अगर एमपी की स्पेशली बात करी जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस,
तो वहाँ पे हमारे पास 2001 से पहले अगर बात करें, 2001 तक की बात करें, सॉरी 2003 से पहले तक की बात करें, तो 46 ट्राइब्स होते थे, जिसमें से 3 ट्राइब्स 2003 में हटा दिए गए, जिनको मतलब अब ये बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि 2003 में ट्राइब्स किसने हटाए थे, तो डेफिनेटली ये कैसे हटे थे, तो संसद कानून बनाकर किसी समुदाय को ट्राइब से शामिल या फिर बाहर कर सकती है, मतलब शामिल संसद के थ्रू हुए हैं, है ना। अच्छा, ये एक पॉइंट पूछा आपको कि कोई बाहर क्यों हुआ होगा, तो बेसिकली बाहर ट्राइब्स को इसीलिए करते हैं कि वो जो पहले वो पिछड़े हुए थे, लेकिन वो अभी हो सकता है कि उस मुख्य धारा के अंदर आ गए, तो इसीलिए फिर उनको हटा दिया गया कि भाई अभी आपको ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन कोटा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप जो अपना समाज है उसकी मुख्य धारा के काबिल हो चुके हो। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें मैं आपको पहुँचाने में सक्षम हो गया हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर मौलिक अधिकार में मैंने आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स राइट्स क्या है इसमें देखा, तो अनुच्छेद 15 अपन ने देखा कि अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आप किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते, इनके अलावा आप भेदभाव कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपने पास पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 15(4), 15(4) इसका 15 का अपवाद था पहला, 15 में बोल दिया कि आप जाति के बेसिस पे भी मतलब भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया कि जो दबे हुए लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, SC ST OBC ये हैं, इनके लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हो, जैसे शिक्षण संस्थानों वगैरह में कर सकते हो। अब जैसे 15(5) में क्या करा गया कि सरकारी और निजी संस्थानों में भी, सिर्फ सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों में भी आरक्षण का जो है वो 15(5) में बोला गया, और ये 93 नंबर जो संविधान संशोधन था 2005 में उसके तहत हुआ है। फिर 16(4) था, 16(4) में अपन ने क्या बताया कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा ट्राइब्स को, और 16(4)A में बोला कि पदोन्नति में भी मिलेगा, और पदोन्नति वाला 16 था, तो अब मैंने बोला कि 16(4)A है तो 6 के आगे 7 आता है, और 6 एक 7, 77 नंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था अपने पास। फिर 16(4)B की बात करी जाए तो बी आपको दिख रहा है 8 जैसा बना हुआ, तो मतलब 81 नंबर जो है ये अपने पास संविधान संशोधन में ये कैरी फॉरवर्ड का रूल जोड़ा गया। ठीक है, फिर 1905 जो बताया था मैंने आपको कि अगर, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, 1905 की आम जनता को जहाँ पे जो घूमने की आज़ादी होती है वो ट्राइब्स एरिया में उनको जाने से रोका जाएगा, अगर वहाँ के ट्राइब्स लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही है तो वो मतलब उस पर प्रतिबंध है। ठीक है, एक तरीके से मतलब अगर ट्राइब्स लोगों को दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे उस जगह पे आम लोग घूमने के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 19(5) के तहत है। फिर 23 तो बता दिया, मानव श्रम और जबरन श्रम, मानव तस्करी और जबरन श्रम को भी रोक है 23 के तहत। 24 में कारखानों में बाल श्रम पर रोक है, और 29 ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29(1) अपनी विशेष भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार उनको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और प्रशासन किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो देखो पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 46, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है ना, अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि SC ST की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की, ये जो दो वर्ड लिखे ना, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय से रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया अपने पास, अनुच्छेद 46। फिर अगर बोलूँ मैं कि अनुच्छेद 164, अब देखो आपको अच्छे से पता होगा कि अनुच्छेद 164 जनरली जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल वगैरह होता है उनके उनसे रिलेटेड होता है। तो 164(1) जो है उसका जो पार्ट 1 है उसमें क्या है कि जनरली ये जो 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इनमें जो है ये ट्राइब्स वाले स्टेट हैं, तो इनमें एक जनजातीय कल्याण मंत्री आपको बनाना मैंडेटरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो जनजाति लोगों की आवाज़ को उठा सके, उनसे रिलेटेड मुद्दे आगे सरकार तक पहुंचा सके और उन तक बेहतर सुविधाएं, बेहतर योजनाएं भेज सके। तो ये किसके तहत है, 164(1) अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 275, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है और ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट था। फिर अनुच्छेद 275, 275, उसमें क्या है कि जनजातियों के कल्याण और प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को स्पेशल अनुदान, है ना, वो ग्रांट मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि जो ट्राइब्स वाले स्टेट हैं या फिर ट्राइब्स का जो इलाके है उसके लिए उस राज्य को केंद्र जो है वो अलग से, मतलब अलग से बजट भी दे सकती है, उसको अलग से पैसा भी दे सकती है कि भाई यहाँ पे ट्राइब्स इलाका है तो इसके लिए अपन मान लो कि 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए अलग से दे रहे हैं। तो वो
किसके तहत करते हैं, मतलब ऐसे तो कहीं दे नहीं सकते भाई, वरना तो दूसरी जाति वाले लोग भी तो उसका विरोध करेंगे कि भाई आप यहाँ पे पैसा ज़्यादा कैसे लगा रहे हो, हमारे भी क्यों नहीं लगा। तो अनुच्छेद में मतलब संविधान में ये कर दिया गया कि ट्राइब्स एरिया के लिए आप स्पेशल केंद्र की तरफ से अनुदान दे सकते हो। तो वो अनुच्छेद किसमें 275 के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हमारे पास है अनुच्छेद 335। इसमें क्या है, सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के समय SC ST के दावों को ध्यान में रखा जाए। अब इसका बेसिकली क्या मतलब है, दावों को ध्यान में रखा जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई जनरली ये है कि भाई SC ST को आप ले तो सकते हो, उनका आरक्षण तो दे सकते हो, लेकिन ST SC को लेने के चक्कर में ये नहीं करना आपको कि आप अयोग्य आदमी को ले लें, ठीक है। मान लो आपने, सिंपल सा एग्जांपल इसका मैं समझा रहा हूँ कि मान लो आपने, मैंने जैसे MP में ये 10 सीट निकली है ST की। अब मान लो कि उसमें जो योग्य लोग हैं वो 2 ही है ना। तो सरकार ने ये मतलब ये जो अनुच्छेद ये बोलता है कि इससे क्या होगा, जो 8 लोग आएंगे, मान लो अगर आपने मिनिमम क्राइटेरिया कोई नहीं रखा तो बाकी जो 8 लोग आएंगे वो काफ़ी अयोग्य होंगे। तो इसलिए उससे क्या होगी, जो सरकारी जो कामकाज है वो बाधित होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दो, है ना, एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दो कि भाई इतना तो, इस तरीके से मिनिमम क्राइटेरिया रख दो किसी भी तरीके से, इस इतना योग्य तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपको आई एग्री कि आपको उतनी सीट 10 सीट लेनी है ST की, लेकिन उसमें इतने कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, तो मत लो, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दो, हो सकता है अगले साल मिल जाए वो कैंडिडेट। वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी। तो ये जो उनकी योग्यताओं और उस सबके दावों को ध्यान में रखने के लिए सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के समय उनकी सारी योग्यताओं को ध्यान में रखा जाए और उनके दावों को ध्यान में रखा जाए, ये अनुच्छेद कौन बोलता है, 335 बोलता है, 335। आई थिंक ये पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ, आपको अभी समझ आ गया होगा। फिर अगला है कि अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या बोलता है कि लोकसभा में ST के लिए आरक्षण, ST के लिए आरक्षण होता है लोकसभा में। तो ये कहाँ से पता चलता है, अनुच्छेद 330 से। कितनी सीटें होती है टोटल, तो कुल सीटें होती है 6। ST के लिए टोटल सीटें कितनी है, 6, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। MP में 6 सीटें। फिर 332 क्या बोलता है, राज्य विधानसभाओं में जनरली विधानमंडल बोल सकते हैं अपन, जिसमें विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि MP के अंदर तो अपने पास विधान परिषद तो है ही नहीं, सिर्फ विधानसभा ही है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने विधानसभा लिखा है कि ST के लिए आरक्षण है, और MP में ST के लिए कितना आरक्षण है, 47। और अगर आपसे छोटा सा पॉइंट पूछूं कि SC के लिए कितना है, तो SC के लिए आपको याद होना चाहिए 35। वैसे SC का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे ST ज़्यादा सिलेबस में, बट फिर भी अगर बोलूँ तो SC का कितना है, 35 MP के अंदर। और अगर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो अपन टोटल 82 जो सीटें हैं आउट ऑफ 230, टोटल कितनी है, टोटल है अपने पास 230, 230, जिसमें से हमारे पास 82 जो सीट है वो कितनी है, रिजर्व्ड है, किसके लिए, SC ST, रिजर्व्ड फॉर SC ST। ये हमारे पास विधानसभा में सीटें रिजर्व्ड है, और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो जनरल OBC और अदर जो भी कास्ट हैं उनके लिए, ठीक है। सिंपल 332 किसके लिए, राज्य विधानसभा के लिए। फिर अगला है अपने पास 334। तो 330 हो गया अपने पास लोकसभा के लिए, जिसमें 6 सीटें हैं अपने पास। ST की 6 सीटें किसकी, ST की, और इसी में एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं तो 4 सीटें किसकी हैं, SC की है, ठीक है। और टोटल सीटें आपको पता होगा कि MP के अंदर लोकसभा में आई थिंक 29 कुछ सीटें है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें से 6 सीटें हैं ST की और 4 सीटें हैं SC की, ठीक है। आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 332 भी अपन समझ गए। इसके बाद में है अपने पास अनुच्छेद 334। अब 334 क्या बोलता है कि आरक्षण की जो समय सीमा है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है वो जीवन पर्यंत, मतलब आगे आने वाले हजारों सालों तक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आरक्षण की जो सीमा है पहले आई थिंक 2020 तक कुछ था, 2019 या 20 तक। फिर उसके बाद में क्या किया गया, 2019 के तहत क्या किया गया, 2019 या 20 में जो आरक्षण की सीमा है वहाँ पे ख़त्म हो रहा था इनका, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण वाला जो टाइम है वो। तो इसीलिए 2019-20 में क्या करा गया कि 104वें संविधान संशोधन के तहत इसकी जो सीमा है उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और अब 2030 तक, मतलब हर 10 साल तक बढ़ाना पड़ता है, तो अब 2030 तक तो रहेगा, 2030 के बाद में फिर से बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी पता ही है कि ये सब जातिवाद के ऊपर ही तो पूरे चुनाव और सब कुछ होते हैं। तो नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आदिवासियों के लोगों के वोट लेने में दिक्कत आएगी, उनको दिखाएंगे क्या लोग कि भाई उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये सब अगर पहले किसी को चीज़ कुछ दी हुई है फिर नहीं देंगे तो उनके लोग तो
पावर में तो है ही ना फिर, किसी न किसी तरीके से। अगर आपने पहले उन लोगों को प्रायोरिटी दी है, फिर नहीं दे रहे हो, तो फिर वो विरोध तो करेंगे, तो फिर वोट नहीं देंगे। तो इसलिए ये चीज़ मुझे लगता है बढ़ती जाएगी अभी तो सालों साल तक। और वो जब तक वो एक मुख्य धारा में ना आ जाए, और उसके बाद में वो भी अगर जनरल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस सब में बहुत लंबे टाइम के बाद आने लग जाएंगे, तो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी तो बढ़ते जाएगा ये लंबे समय तक। तो अभी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 334 के तहत जो आरक्षण की सीमा है, उसको बढ़ाने का प्रावधान है। मतलब सीमा निर्धारित करी गई है ना, 10 साल तक। फिर उसके बाद में फिर से उसको बढ़ा दिया जाता है। तो अभी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 334 से याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो 243D और 243T दो इंपॉर्टेंट है। अब 243D का जो वन वाला पार्ट है वो पंचायतों में एसटी का आरक्षण है। ठीक है, पंचायतों में भी एसटी का आरक्षण है। और 243D के तहत है, और 243T के वन के तहत है, नगर पालिकाओं में एसटी का आरक्षण है। और 243T के तहत है ना। और 243D का जो सेकंड और 243T का जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को एसटी की जो महिलाएं हैं, एसटी में भी एसटी की महिलाएं हैं, उनके लिए 1/3 पर जो आरक्षण है वो रखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, पंचायतों में एसटी को आरक्षण है, नो डाउट आरक्षण है। ऐसे ही वो किसके तहत है, 243D1 के तहत। और नगर पालिकाओं में आरक्षण किसके तहत है, 243T1 के तहत। अब पॉइंट ये है कि जो टोटल एसटी आरक्षण है, उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो आपको महिलाओं को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किसमें है, 243D2 में तो पंचायतों का, और 243T2 में नगर पालिकाओं का। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया अपना मामला। फिर अगला पॉइंट है कि विशेष आयोग और अनुसूचियाँ। अब देखो, अनुच्छेद 338 जो है उसका ए पार्ट जो है, 338 का ए पार्ट है, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसका गठन किया जाएगा। और वो 89 संविधान संशोधन 2003 से ये लागू किया गया है। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट भी ध्यान रहेगा अपने को। देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, ये संविधान संशोधन वाला पार्ट अगर पूछा जाए तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हो कि 8 के बाद में क्या था, 9, तो एक बार 8 लिखो और फिर 9 लिख दो। तो 89 संविधान संशोधन और 2003 में किया गया ये। ठीक है, तो 338A के तहत अभी तक क्या पूछा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो 338A के तहत। फिर 339 के तहत क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए आयोग का गठन है ना। राष्ट्रपति द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए आयोग का गठन जो है वो 339 में बोला गया, और 338 में कर दिया गया है क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो चुका है। और 339 में बोला कि राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कल्याण के लिए आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। फिर इसके लिए हमारे पास जो 2 आयोग भी बनाए गए थे, कौन कौन से आयोग थे ये पूछे जाएंगे आपको। तो एक है यूएन ढेबर आयोग, यूएन ढेबर की अध्यक्षता में। और दूसरा जो कि 1960 में हुआ था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1961 में। ठीक है, इसने बताया था कि भाई अलग से इनके लिए कोई आयोग की ज़रूरत है या नहीं है। और फिर हमारे पास दूसरा जो है वो कब आया था, 2002 के अंदर दूसरा आयोग जो एक आया था, वो दिलीप सिंह भूरिया समिति ने। तो ये पूछी जाती है जनरली कि यूएन ढेबर और भूरिया समिति जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जनजातियों के लिए आयोग के बारे में, मतलब उसके बारे में बताने के लिए भी आयोग की ज़रूरत है या नहीं है, जो भी मतलब जैसे भी जो भी इश्यूज़ हैं उस पर बात करने के लिए। फिर 2 अनुसूची आई है, 5वीं और 6वीं, जिसमें 5वीं अनुसूची अपने एमपी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपना एमपी इसी में आता है 5वीं अनुसूची में। तो इसमें 10 राज्य आते हैं एमपी सहित। और यहाँ पे क्या है अपने पास, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में यहाँ पे है 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है। तो 5वीं अनुसूची में तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में है ना। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में है। और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। और अपना एमपी किसमें है, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अच्छा, तो ये अपन ने जो अभी तक इतना संवैधानिक प्रावधान और ये वाला पार्ट पढ़ा है, इससे आप मान के चलो डेफिनेटली मिनिमम आपको अभी तक जो जितना पढ़ा है ना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा होंगे। तो यहाँ से इतने पार्ट से आपको मिनिमम, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, पर मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। अब देखो, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो याद नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
तो ये तो आपको पता है 338A के तहत, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया हमें, को पृथक रूप से स्थापित किया गया। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, अगर आपको याद है तो मैंने कहा 8 है, तो 8 के बाद में क्या आता है 9, तो आई थिंक 89 संविधान संशोधन था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या है। तो 89वां संविधान संशोधन है जिसके तहत अपने पास ये काम हुआ है, ठीक है, 2003 में हुआ, ये भी याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन मैंने दिया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब वर्तमान में पूछा है इसने, कहाँ पे पूछा है, वर्तमान में, मतलब 2003 के बाद पूछा है। तो अगर 2001 की जनगणना में पूछता है तो 46 होते, वर्तमान में पूछा तो 43 हो जाएंगी, सिंपल 43, ठीक है। और हटाया किसको गया है, कीर मीणा और पारदी को हटाया गया। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 164(1) के तहत के राज्यों में अब अलग से मंत्री होना चाहिए ट्राइब्स का, अभी पढ़ा था। तो मंत्री होना अनिवार्य है, कौन कौन से राज्यों में, तो 4 राज्य पढ़े थे अपन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि इनमें जनजातीय जनसंख्या अधिक होने के कारण ऐसा प्रावधान रखा गया है। तो जिनके लिए जनजातीय कल्याण मंत्री होना चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत होना चाहिए, 164(1) के तहत होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखो पंचायत का भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पंचायत का था 243D में, और 243T में था नगर पालिकाओं का, है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और D के 1 में तो था आरक्षण, और D के 2 में था महिलाओं के लिए 1/3। तो यहाँ पे आई थिंक 243D1 हो जाएगा। ये स्थानीय स्वशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रपति ने प्रथम जनजातीय आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया। अब देखो याद करो, प्रथम जनजातीय आयोग का गठन, वो हमारे पास दो दो आयोग पढ़े थे अपन ने। एक तो UN ढेबर आयोग जो कि 1960 में हुआ था, और उसके बाद आई थिंक भूरिया समिति थी, दिलीप सिंह भूरिया समिति, है ना। तो 1960 में सबसे पहले किसका हुआ था, UN ढेबर आयोग की अध्यक्षता में, मतलब आयोग का गठन हुआ था। और राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की 338A के तहत होता है ना, याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति करता किसकी अध्यक्षता में ये सब आयोग का गठन, तो 339 के तहत। चलो आगे चलते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1961 में दी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैरी फॉरवर्ड का रूल अब याद करो। देखो कैरी फॉरवर्ड का रूल याद कराने से पहले मैं थोड़े से और भी याद करा देता हूँ कि आर्टिकल 16(4) था। 16(4) में बोला कि हमारे पास, सॉरी, 16(4)A और 16(4)B दो था। तो 16(4)A और 16(4)B। 16(4)A में तो क्या था, नौकरियों में आरक्षण होगा, और 16(4)B में क्या था, पदोन्नति में भी आरक्षण होगा। तो डेफिनेटली 16(4)B में क्या है, पदोन्नति में आरक्षण, सॉरी 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 क्या बोल दिया मैंने, 16(4)A और 16(4)B, एक सेकंड, 16(4)A और 16(4)B, यहीं पे किया ना अपन ने, हाँ 16, हाँ नहीं सही बोला, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और 16(4)A में तो पदोन्नति में है, और B में कैरी फॉरवर्ड है, यस यस यस। 16(4) में तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और फिर उसके बाद में पदोन्नति में, और बी में क्या है अपने पास, कैरी फॉरवर्ड का रूल है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 16(4)B में कैरी फॉरवर्ड हो गया। और अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था बी कैसा दिखता है, 8 के जैसा दिखता है, 8 टाइप दिखता है ये। तो 8 और 1, 81 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, ये भी याद रख लेना। फिर संविधान का कौन सा अनुच्छेद एसटी को अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा बनाए रखने का अधिकार देता है। देखो विशिष्ट संस्कृति और भाषा सिर्फ एसटी को नहीं, किसी को भी है। इस बट बेसिकली थोड़ी इनकी अलग होती है, इसलिए यहाँ पे एसटी का स्पेशल मेंशन करा गया है। और ये याद करो, मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 29(1) के अंतर्गत था कुछ, ये लास्ट में पढ़ा था अपन, यस 29(1) है बिल्कुल। ये एक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, ठीक है। 104 में संविधान संशोधन 2019 ने अनुच्छेद 334 में संशोधन कर आरक्षण को कब तक बढ़ाया। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 334 है, फिर से देखो थोड़े सी इस क्वेश्चन की व्याख्या करता हूँ कि अनुच्छेद 334 क्या बोलता है आपको। अनुच्छेद 334 ये बोलता है कि भाई हमारे पास जो ट्राइब्स का जो है, उनको ऐसा नहीं है कि आपको हजारों सालों तक आप आरक्षण देंगे। तो 334 में एक समय सीमा निर्धारित करी गई है। तो वो समय सीमा 2019-20 के टाइम पे, 19 के टाइम पे खत्म हो रही थी। तो उसके लिए क्या करा गया, 2019 में उस समय सीमा को बढ़ा के अभी कितना कर दिया कि 2030 तक लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत और नगर पालिका जहाँ पे उनको आरक्षण जितना दिया गया वो रहेगा, है ना। तो इसलिए वो आरक्षण को समय सीमा बढ़ा दी गई, और किस 104वें संविधान संशोधन के तहत ये बढ़ाई गई, ठीक है। और कब तक बढ़ा दी गई, ये 2030 तक बढ़ा दी गई। कब तक बढ़ा दी गई, 2030 तक बढ़ा दी गई, ठीक है। तो यस और वो भी एग्जैक्ट बोले तो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई, ठीक है। ये संशोधन लोकसभा और विधानसभा जनरली
में राजनीतिक आरक्षण से संबंधित जनरली है ये, है ना। ठीक है, वो जो आरक्षण है वो शैक्षणिक वाला, जो इंस्टीट्यूशन वाला, जो जो नौकरी वाला, जो पदोन्नति वाला, वो अलग है ना। ये किसके लिए? सिर्फ राजनीतिक जो है उनमें आरक्षण के लिए, वो आपको यहाँ पे 2030 तक अभी बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद में फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। चलो अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? डेफिनेटली लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 6 एसटी के लिए। और राज्यसभा या फिर इसमें बोले विधानसभा में, तो विधानसभा में है 47, तो कितनी होगी? 6 सीटें, बिल्कुल ठीक है। ये अब ये भी याद कर लेना कौन कौन से एरिया में ये सीटें, तो शहडोल जिले में है, मंडला है, बैतूल है, खरगोन है, धार और रतलाम, है ना। शहडोल, मंडला, शहडोल में है, मंडला में है, बैतूल में है, और खरगोन है, धार है, और रतलाम है ना। ऐसे याद रख सकते हो कि SMBK DR, SMBK DR, ऐसे 2-3 बार बोलना। क्या बोलना? SMBK DR, SMBK DR, SMBK DR, SMBK DR, SMBK DR। ठीक है, SMBK DR, ये है SMBK DR, इतनी जगह पे। तो SMBK DR मतलब शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम, ये 6 सीटें आरक्षित है। बेसिकली ये तो नहीं पूछेगा जनरली, बट फिर भी पूछ ले तो झाबुआ वगैरह में नहीं है, ध्यान रखना ना। शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम, ये इतनी जिले। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा राज्यों के विशेष अनुदान किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अब देखो, याद करो, मैंने बताया था कि स्पेशल ग्रांट दे सकते हैं, और वो अनुच्छेद 275 था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 275 अनुच्छेद के तहत आप राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान, विशेष उनको राशि आप दे सकते हो, उन पे खर्च करने के लिए अलग से कल्याणकारी योजनाएं या पैसा खर्च कर सकते हो उन पे। तो ये अनुच्छेद 275 के अंतर्गत है। और आपको पता भी है कि मतलब हर एक स्टेट में ट्राइब्स को खुश करने के लिए उनको, उनके लिए अलग अलग तरीके से योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रशासन के स्तर को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है, और ट्राइब्स के लिए अलग से उस स्टेट को स्पेशल अनुदान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था। तो आई थिंक यहाँ पे ये तो सब चीज़ें तो आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद में क्या कराया मैंने, ये आपको थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दिए आपको, तो ये आपको सेल्फ खुद से ट्राई करना। अभी तक जो हमने पढ़ा है टू द पॉइंट, उसी के ऊपर अपने ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको रीड आउट करना है। चलो इसको आप पढ़ लेना, ऊपर दिए गए जो अपन ने कंटेंट पढ़ा था उसी ये थे, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके तहत आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब अगले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ स्पेशली, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे। देखो एसटी महिलाओं के लिए भी बताया था 1/3 वर्ष होता है, तो ऑप्शन में दे रखा है। दिलीप सिंह भूरिया समिति कब आई थी? तो ये अपने को पता 2002 में आई थी, और 1960 में वो आई थी, UN ढेबर आयोग। तो ये सब छठी अनुसूची में क्या है, 5वीं में क्या है, 5वीं अपना मध्य प्रदेश है, 4 राज्य मिला के सब ठीक है। और जैसे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति संबंधित अनुच्छेद मतलब कि कहाँ पर परिभाषित किया गया, तो 366-25 में परिभाषित किया गया, आपको पता है। और वो होते हैं जो 342 में, मतलब सूची में जो है वो 342 में तो सूची बनाएगी, और 366 का जो 25 पार्ट है उसमें उनको एक तरीके से बताया गया है। ठीक है, 1905 क्या बोलता है, तो 1905 संचरण की स्वतंत्रता से है, और उसको 1905 जनजाति क्षेत्रों में संचरण की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाता है। डेफिनेटली किसकी? संचरण की। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, तो ये आप कर लेना। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है अपने पास, जनजातियों को अलग अलग लोगों ने क्या कुछ अलग अलग नाम दिए। जैसे सबसे पहले अपने पास थे ठक्कर बप्पा। तो ठक्कर बप्पा जो है अमृतलाल विठलदास ठक्कर, इन्होंने आदिवासियों को क्या बोला? बेसिकली इनको जनरली आदिवासियों को मसीहा भी बोला जाता है। तो ट्राइब्स जो लोग हैं उनको आदिवासी सबसे पहले किसने बोला था? तो ठक्कर बप्पा या फिर अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने सबसे पहले उनको आदिवासी कहा था। ठीक है, आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है वो ठक्कर बप्पा ने किया था। ठीक है, और आदिवासियों का मसीहा भी इनको कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि आदिवासियों को मसीहा ये कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है अपने पास कि जो दूसरे जो व्यक्ति थे अपने पास जो नामकरण करने में जनजातियों का, उसमें है डॉक्टर GS घुरिये। अब GS घुरिये ने क्या बोला कि आदिवासी कोई अलग लोग नहीं है, हिंदुओं में से ही जो है कुछ लोग तो हिंदू मुख्य धारा से काफ़ी ऊपर उठ गए, मुख्य धारा में आ गए, लेकिन कुछ लोग, कुछ जो हिंदू हैं वो पिछड़े रह गए। तो ये कुछ नहीं है, पिछड़े हिंदू, है ना। तो डॉक्टर GS घुरिये ने क्या कहा? आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमारे पास ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने क्या बोला इनको
कि इन्होंने बोला कि ये पहाड़ों जंगलों में रहने वाले लोगों ने इनको जनरली पहाड़ी बोला। ग्रियर्सन ने क्या बोला, आदिवासियों को पहाड़ी बोला, आदिवासियों या फिर जो ट्राइब्स लोग हैं उनको पहाड़ी बोला। ठीक है, चलो ध्यान रहेगा अपने को। फिर अगला पॉइंट अगर लिखे अपन कि जे एच हटन ने क्या बोला, इनको वन्य जाति बोला। जे एच हटन ने क्या बोला, इनको वन्य जाति बोला, ये भी ध्यान रखना। और महात्मा गांधी ने इनको गिरिजन बोला, एक तरीके से पहाड़ों में रहने वाले लोग गिरिजन बोला इनको। ठीक है, चलो ये भी इतने ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के 4 जनजातीय क्षेत्र हैं बेसिकली। कितने जोग्राफिकली बेल्ट अगर बोले अपन, जोग्राफिकल बेल्ट कितने ट्राइब्स के एमपी में, तो वो 4 बेल्ट हैं। कौन कौन से बेल्ट हैं, तो पहला है अपने पास पश्चिम क्षेत्र। अब पश्चिम में कौन कौन से जिले आते हैं बेसिकली, तो धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, ये मुख्य कुछ जिले आते हैं। तो इस पश्चिम क्षेत्र में मतलब बेसिकली ये मालवा वाला रीजन है ना, पश्चिम वाला कौन सा है, मालवा वाला रीजन है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जनरली भील और भिलाला, एक तरीके से भील वाली जो जनजाति है वो मुख्य देखी जाती है, और एमपी का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है ये। और ये जो पश्चिम वाला पार्ट है वो लगभग लगभग कितना है, 36.27% है। ठीक है, ओके। उसके बाद में उत्तरी क्षेत्र मतलब श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, ये जो ऊपर वाले इलाके हैं उसमें जनरली हमारे पास सहरिया जनजाति जो है वो प्रमुख देखने को मिलती है उत्तरी इलाके में। ठीक है, और यह यहाँ पे जनजातीय आबादी जो घनत्व है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो 4 जोग्राफिकली 4 बेल्ट बनाए गए हैं ट्राइब्स के, उसमें सबसे कम जनजातीय जनसंख्या कहाँ देखी जाती है, तो वो सबसे कम कहाँ देखी जाती है, जनसंख्या नहीं सॉरी घनत्व है, तो वो कहाँ पे, उत्तरी क्षेत्र जो है उसमें। फिर पूर्वी क्षेत्र, अब पूर्वी जो है एक काम कर देता हूँ, एमपी का जो है मैप भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ ताकि मैं उससे भी आपको थोड़ी सी चीज़ें बता सकूँ। एक सेकेंड, हाँ ये नहीं, एक सेकेंड, ये मैप, हाँ ये देखिए जरा, इसको आगे भी अपन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब मैप आपके पास हमेशा रहना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझते हुए चलना क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास क्या है कि ये जो पश्चिम वाला इलाका है, ये इधर पश्चिम वाला इलाका हो गया, इसमें लगभग लगभग 36 पॉइंट कुछ परसेंट था। फिर उत्तरी वाला इलाका, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ट्राइब्स का। फिर हमारे पास पूर्वी ये रीवा वाला क्षेत्र हो गया, और फिर नीचे पश्चिमी और ये सब आ जाएगा। 4 इलाकों में इस तरीके से बांटा गया है। तो उत्तरी में तो अपन ने देख लिया 36.27%, और यहाँ पे मेजर जो है वो जाति जनरली भील या भिलहला जनजाति देखी जाती है। भिलहला भील का ये एक सब कैटेगरी है उसकी। फिर सहरिया उत्तरी में बता दिया अपन ने। फिर पूर्वी जो है रीवा, सीधी, शहडोल और डिंडोरी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रीवा, सीधी, शहडोल और डिंडोरी, ये वाला जो पार्ट है ये रीवा होगा, जो ये सीधी, शहडोल और ये डिंडोरी, ये जो बेल्ट है यहाँ पे, ये वाला बेल्ट, इसको बोलेंगे क्या अपन, पूर्वी वाला बेल्ट। ये पूर्वी है। अब इस पूर्वी वाले इलाके में हमारे पास क्या है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते हुए चलना कि यहाँ पे जो हमारे पास है बेसिकली कोल जनजाति देखी जाती है, पन्निका देखी जाती है और बैगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो पूर्वी वाला इलाका है, चलो मैं बना के लिख भी देता हूँ ताकि आपको एक काम आएगा कि ये जो पूर्वी इलाका है यहाँ पे, ये वाला जो बेल्ट है इसमें क्या क्या देखी जाएगी, कोल, कोल जनजाति, मतलब पूर्वी में पूरा ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोल था अपने पास एक तो, और एक पनिका और एक बैगा, पनिका और बैगा। बेसिकली कोल तो ऊपर की तरफ देखी जाती है और बैगा इधर नीचे शहडोल वाले इलाके की तरफ, डिंडोरी की तरफ देखी जाती है। तो अगर अपन ये एक बेसिकली मोटा मोटी बता रहे हैं अभी, तो फिर वन बाय वन इनको डिटेल में भी देखेंगे। फिर इसमें क्या है हमारे पास कि जो बैगाचक है, बैगाचक जो है वो डिंडोरी क्षेत्र के अंदर आता है। बैगाचक एक मतलब क्षेत्र का नाम है, वो डिंडोरी मतलब जगह का नाम है, वो डिंडोरी के अंदर आता है। ठीक है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है, इसलिए डिंडोरी के अंदर वो आती है जगह, ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। फिर है दक्षिणी मध्य जो क्षेत्र है वो, अब दक्षिणी मध्य क्षेत्र जैसे मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो है ना, ये इधर वाले कि भाई मंडला इधर से थोड़ा इधर के आ गया, और बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, और इधर से ये वाले इलाके भी थोड़े थोड़े आ गए इस तरीके से। यहाँ वाला ये इतना इधर का ये बेल्ट है ना, इसमें थोड़ा बीच वाला भी ये यहाँ पे भी कुछ है तो वो आ जाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास है वो कौन सी जनरली देखी जाएगी कि तो गोंड, भारिया, भारिया आपको पता है छिंदवाड़ा पातालकोट की साइड देखने को मिलती है ना, तो गोंड, भारिया और कोरकू जो जनजाति है, कोरकू थोड़ा ऊपर की तरफ मध्य की तरफ देखी जाती है। और फिर गोंड, नीचे गोंडवाना क्षेत्र, तो आपने अगर अपन गोंड रियासत आगे पढ़ेंगे इतिहास में
तो ये बेसिकली जो दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, इसको इधर को गोंडवाना क्षेत्र बोलते थे पहले, और इधर ही गोंडों का जो शासन हुआ था। तो ये एक पॉइंट है कि हमारे पास गोंड, भारिया और कोरकू जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। पातालकोट छिंदवाड़ा भारियाओं का घर माना जाता है, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूछा भी जाता है कई बार कि भारिया जनजाति कहाँ से रिलेटेड है। पातालकोट छिंदवाड़ा के लिए फेमस मतलब मानी जाती है। अच्छा, अब अगला अपने पास है कि 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, जो जनसंख्या मतलब जनगणना हुई थी, तो उसमें ट्राइब्स के बारे में क्या क्या कुछ पॉइंट्स, स्पेशल कुछ पॉइंट निकल गया है, तो उनके बारे में अगर अपने को पढ़ना हो तो वो दर जरा ध्यान से सुनना क्या क्या पॉइंट्स है उसमें। कि पहला पॉइंट है कि टोटल जो जनजातीय जनसंख्या है वो एमपी की कितनी थी, 1.53 करोड़। कितनी, 1.53 करोड़, सॉरी 1.53 करोड़, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर बोला जाए कि अगर एमपी की जो टोटल पॉपुलेशन है, या फिर इसको 153 लाख भी बोला जा सकता है, 153 लैक्स, ठीक है। और ये जो एमपी की टोटल पॉपुलेशन है उसका 21.10% है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एसटी का जो टोटल पॉपुलेशन के कंपेयर में अगर देखें तो कितना परसेंटेज है, तो 21.10%। और जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो 1.53 करोड़, ठीक है। अब भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में जनरली जनसंख्या के मामले में, अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो एमपी कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। लेकिन परसेंटेज के मामले में देखें तो 13 स्थान पर है। अगर अपन इसमें पॉइंट लिखूंगा कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया जाए तब, अगर केंद्र शासित प्रदेशों को हटा के देखें तो 11 नंबर स्थान पे है, ये याद रखना ना। क्या पॉइंट बोला मैंने, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भारत के अंदर परसेंटेज की दृष्टि से ऐसे नॉर्मल पूछा जाए कि एमपी का स्थान कौन सा है, तो 13 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल दे कि केंद्र शासित प्रदेशों को हटा के, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनको हटा के बोले जाए तो आंसर आएगा 11th, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो, तो ये बेसिकली थोड़ी सी बात। अब आगे छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। एसटी मतलब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, बेसिकली यहाँ पे लिखना है क्या है, एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है धार। धार में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है, ठीक है। और अगर न्यूनतम एसटी जनसंख्या बोलें तो भिंड है, भिंड के बाद में आई थिंक मुरैना फिर दतिया, बट मैक्सिमम और मिनिमम तो आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम वाला है धार और कम, सबसे कम वाला है भिंड। ये जिस जो नंबर मैंने ब्रैकेट में डाले हैं, ये जिस रेफरेंस के लिए आपको देखने के लिए डाले हैं, ये आपको याद नहीं करने, बेसिकली ये नहीं पूछा जाएगा आपको, बट ऐसा पूछा जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, धार, सबसे सॉरी सबसे ज़्यादा किसमें है, धार में, और सबसे कम किसमें है, भिंड में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है अपने पास कि सर्वाधिक परसेंटेज, परसेंटेज वाइज अगर एसटी पॉपुलेशन बोला जाए तो वो कहाँ पे मिलेगा, अलीराजपुर में। और ये तो परसेंटेज आप ध्यान भी रख लेना कि 89% है ना। तो मतलब 90% ऐसा कोई जिला नहीं है एमपी में जिसमें जो ट्राइब्स की जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज 90% या उससे अबव हो, एक भी जिला नहीं है। सिर्फ अलीराजपुर है जिसमें 90 के बहुत करीब है, 89% है अप्रोक्सीमेटली। और फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, भिंड है, जिसमें 0.4% ही है। तो ये परसेंटेज याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, इतना तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि अलीराजपुर मैक्सिमम है और भिंड क्या है, मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अगर अपन लिटरेसी की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट वाला भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारे पास जनजातियों में साक्षरता जो है वो 50.55% है, जिसमें जो मेल्स हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, 59.55%, और फीमेल्स की कितनी है, 41.47%। बेसिकली आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ सकते हो आप, कैसे कि भाई मेरे पास 3 चीज़ें हैं, तो मेरे को पढ़ाना है एसटी वालों को ना, तो मैं बोल देता हूँ कि 100 का आधा कर लो, 50% लगभग मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। ये 50 है तो इसके आगे 2 5 5 वो लगा दिया मैंने एक तरीके से। ये तो ओवरऑल उनकी साक्षरता है ना। अब आपको इतना तो पता ही है कि भाई पुराने टाइम से पहले सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता, फिर धीरे धीरे लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा, और अब तो लड़कियां बहुत पढ़ रही है। लेकिन हमें पता है कि आज भी जो लिटरेसी रेट है वो लड़कों की ज़्यादा एज कम्पेयर टू लड़कियों के। तो 50 में से क्या करा अपन ने, 50-50% नहीं बांट के, 50 में से 60% तो लगभग लगभग 60% तो लड़कों को पढ़ा दिया और लगभग लगभग 40% लड़कियों को पढ़ा दिया।
अब एग्जैक्ट 60 नहीं, 60 से थोड़ा सा कम, लगभग कितना 59.55। अब 60 से थोड़ा सा कम इनका किया तो इनको 40 से थोड़ा सा बढ़ा दो, तो कितना बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, तो 41.47%। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर से बताता हूँ कैसे याद रख सकते हो कि भाई टोटल 100% होता सो तो आदिवासी लोग जो हैं, जो ट्राइब्स लोग हैं, उसका आधा पढ़े हुए होते हैं, आधा आधा मतलब 50.55%। अच्छा, अब चूंकि जो मेल जो प्रजाति है वो ज़्यादा पढ़ाई करी हुई होती है पहले की मुकाबले से, मतलब स्टार्टिंग से चल रहा है ऐसा, तो 50 से 10 इसको बढ़ा दो, इसको 10 कम कर दो। अब एग्जैक्टली 10 नहीं, 10 से थोड़ा सा कम, तो ये 10 से थोड़ा सा कम, तो ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये 41 पॉइंट और ये 59 पॉइंट, मतलब ऐसे आ गया अपने पास। तो 59.55, यहाँ तो 5555 तो सेम है, और यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम 47, तो 51.47। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। ये भी आसान तरीका है, देखो एग्जैक्टली भी आपको याद रखने के लिए। 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 5 आ गया, यहाँ पे 4 है तो पॉइंट के बाद में 4 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो 41.47। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पुरुष और महिलाओं की साक्षरता के ऊपर अपन ने बात कर ली। फिर हमारे पास जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स भी हैं, कि पीवीटीजी जो है विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके बारे में देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियां क्या क्या हैं और उन पे क्या क्या, मतलब क्या है क्या नहीं है। तो पहला तो यही याद रखना कि एमपी में जो हमारे पास है बैगा, भारिया और सहरिया। क्या क्या नाम है, बैगा, भारिया और सहरिया, ये तीन जनजाति जो है मुख्य रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति के अंदर काउंट होती हैं। अब बैगा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये भी स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना आपको। बैगा आपको मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में देखने को मिलेगी। बैगा कहाँ देखने को मिलेगी आपको, स्पेशली मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में। ठीक है, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में। ठीक है, बैगा आपको देखने को मिलेगी मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में। ठीक है, ओके। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ इनको ग्राफ के तौर पे भी। एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन कि भाई स्पेशली ये कौन सी कहाँ पे है। तो ये अपन इसको कॉपी कर लेते हैं अपने मैप को। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यस, आ ये रहा। चलो, ये अपना मैप रहा। तो हमने क्या बोला सबसे पहले कि पीवीटीजी में बैगा कहाँ पे है, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। कहाँ पे बैगा, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। कहने का मतलब है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट कौन सा एरिया अपने पास। तो देखो ध्यान से, दिस इज डिंडोरी, तो ब्लैक पेन से दिखा दूंगा। यस, डिंडोरी, ये रहा डिंडोरी, बालाघाट और ये मंडला। मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, बैगा। ये किसका, ये तीनों तीनों जिले जनरली किसमें है, ये किसमें देखने को मिलेंगे, बैगा। यहाँ पे बैगा जनजाति, कौन सी जनजाति है, बैगा, पीवीटीजी में ना। स्पेशली पीवीटीजी तो तीन ही जनजाति, तो इनके तो एग्जैक्टली आपको जिले याद होना चाहिए। तो डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ये बैगा है ना। फिर हमारे पास दूसरा है भारिया। भारिया तो छिंदवाड़ा पातालकोट, तो भारिया तो यहाँ पे आपको मिलेगी छिंदवाड़ा पातालकोट में, है ना। ये छिंदवाड़ा पातालकोट में यहाँ पे कौन सी पीवीटीजी ग्रुप देखने को मिलेगा आपको, भारिया देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या है अपने पास, इसके बाद में सहरिया तो बेसिकली श्योपुर और शिवपुरी और गुना, ये मुरैना उस साइड में अपने पास। तो ये अपने को, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, सहरिया। तो सहरिया, बैगा और भारिया, ये तीनों के जिले भी आपको, एरिया भी याद होना चाहिए। सहरिया का तो आसान था, भारिया का भी छिंदवाड़ा पातालकोट एक ही इलाका है, लेकिन बैगा का ध्यान रखना, बैगा क्या क्या है, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब अभी तक जो हमने पार्ट डिस्कस करा है, इस पे थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास कि ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ओके, तो फिर दूसरा पॉइंट बोला कि डॉक्टर जीएस घुरिये ने जनजातियों के लिए गिरिजन। अब देखो डॉक्टर जीएस घुरिये ने गिरिजन नहीं बोला था, डॉक्टर जीएस घुरिये ने क्या बोला था, पिछड़े हिंदू। अगर आपको याद है तो डॉक्टर जीएस घुरिये ने क्या बोला था, आदिवासियों को पिछड़े हिंदू बोला था, पिछड़े हिंदू बोला था। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास ठक्कर बाबा तो आदिवासियों को मसीह थे और इन्होंने आदिवासी वर्ड ही इन्होंने दिया था, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। तो कथन एक सही हो जाएगा, कथन दो असत्य हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, तो ये अपने को समझ आ गया। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल में मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, ये भी आप चेक कर लेना।
फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, इसको जरा जरा ध्यान से देखना कि इनमें गलत युग्म पहचानना है अपने को ना, कि गलत युग्म कौन सा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन तक का ही मैं दिखा देता हूँ आपको। तो क्या है मेरे पास कि पश्चिम बेल्ट जो है उसमें आपको पता है भील भिलाता जनजाति होती थी, तो ये तो आई थिंक ठीक दिया है। अपने को पहचानना कौन सा है, गलत। ये सब मार्क कर लिया करो, गलत पहचानना है। तो भील भिलाता जनजाति तो कहाँ पे थी अपने पास, पश्चिम बेल्ट में थी। उत्तरी बेल्ट में सहरिया थी, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास पूर्वी बेल्ट में भारिया, नहीं भारिया पूर्वी बेल्ट में नहीं थी, भारिया पश्चिम में थी अपने पास, छिंदवाड़ा पातालकोट। आपको एमपी का थोड़ा बहुत मैप आई थिंक याद होगा, तो छिंदवाड़ा जो पातालकोट वाला इलाका है, छिंदवाड़ा पातालकोट वाला इलाका है, वहाँ पे क्या थी अपने पास, वहाँ पे क्या थी, भारिया जनजाति थी। और बैगा तो अभी याद करा था अपन ने, मंडला और डिंडोरी और बालाघाट जो 3 जिले थे वहाँ पे बैगा थी। वो मध्य दक्षिण बेल्ट में गोंड जनजाति, ये भी ठीक बात है। गोंडवाना क्षेत्रीय मध्य दक्षिण था, मतलब मध्य दक्षिण, और यूँ कहें कि दक्षिण पूर्वी भी बोल सकते हैं, तो वो तो गोंडवाना तो सही है, गोंड क्षेत्र भी वहीं था, ये तो ठीक है ना। आई थिंक इसका आप सोल्यूशन पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्याओं के संदर्भ में घटते क्रम को लगाइए। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डाटा बताया, तो डाटा में मैंने सिर्फ आई थिंक इतना ही बताया था, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए क्या, एक ऑप्शन और होना चाहिए इसका। यस, एक ऑप्शन आई थिंक नीचे दिया होगा, हाँ एक ऑप्शन ये रहा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कशन किया कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो धार जिले में सबसे ज़्यादा है, और परसेंटेज की दृष्टि से जो ट्राइब्स हैं वो अलीराजपुर में है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो धार आएगा। तो ये और ये ऑप्शन तो कट गए अपने पास, है ना। यहाँ से एक डाटा और याद करवाऊंगा आपको। तो धार तो यहाँ पे भी है और धार यहाँ पे भी है। अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम मैक्सिमम वाला याद है, तो उससे आप इस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुँच सकते। आप यहाँ से एक 50% का गैस मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अब आपको ध्यान रख लेना है कि जो क्रम है, टॉप के 3 जिले हैं वो एटलीस्ट आपको मैक्सिमम जनसंख्या के तो याद ही रखना है। तो सबसे पहले तो है धार, और धार के बाद में आता है बड़वानी, और बड़वानी के बाद में आता है झाबुआ, ठीक है। तो डीबीजे, डीबीजी, झाबुआ जे से लिखेंगे ना, सॉरी झाबुआ जे से लिखेंगे, तो डीबीजे, डीबीजे इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, है ना। तो धार, बड़वानी और झाबुआ, ये नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस क्रम याद रखना कि धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ, ठीक है। ये जनसंख्या की दृष्टि से थे। परसेंटेज की दृष्टि से मैक्सिमम कौन सा है, अलीराजपुर है। अच्छा, अगला क्या कहा, जंगलियों के जंगली भी, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जंगलियों के जंगली जो है वो शब्द का प्रयोग 1981 की जनगणना में किया गया था, और किसके लिए किया गया था, तो वो बेसिकली हमारे पास भारिया जनजाति के लिए किया गया था। और आई थिंक पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती है भारिया जनजाति, है ना, तो निवासियों के लिए। तो ये आ जाएगा अपने पास बिल्कुल बी। तो छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड में स्थित पातालकोट के भारियाओं के लिए शब्द जो उनकी इसलिए यूज करा था, बाहरी दुनिया से बहुत ही कटे हुए हों, इसलिए यूज करा गया था। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, बिल्कुल सही है ना, दिस इज वेरी ट्रू। कि सबसे जनजाति जनसंख्या ट्राइब्स जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, एमपी में, बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज वाइज नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज वाइज कौन सा है, 13 स्थान है, 13 नंबर स्थान है। अगर अपन केंद्र शासित प्रदेशों को सबको जोड़ के देखें तो, और वैसे अगर उनको हटा के देखें तो 11th पोजीशन पे आता है। फिर मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भारत में सर्वाधिक, नहीं ये गलत है, एमपी में तो अलीराजपुर मैक्सिमम है 89%, लेकिन वैसे बोला जाए तो अलीराजपुर भारत में पहला नहीं है। तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो भारत में नहीं है, ये यहाँ से गलत हो गया, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ए सही है और आर आई थिंक गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, यही आंसर दिया, ए सही और आर गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। चलो इसको पढ़ते हैं, सहरिया जनजाति के बारे में क्या पॉइंट है अपने पास। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं कि यह विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, अब अपने 3 पढ़ा था कि सहरिया, सहरिया, बैगा और भारिया, सहरिया, बैगा और भारिया, ये 3 क्या है, स्पेशली पीवीटीजी के अंदर आती है। किसमें आती है, पीवीटीजी में। अब अपन ने ये भी देखा था कि कौन सी कहाँ रहती है, तो याद करो जाकर कौन सी कहाँ रहती है, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सहरिया कहाँ पे थी, उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में थी, जो ग्वालियर मुरैना और उस साइड में थी अपने पास, शिवपुरी श्योपुर उधर थी। बैगा कहाँ पे थी, बैगा अपने पास थी जो छिंदवाड़ा इधर मंडला, सॉरी छिंदवाड़ा नहीं, मंडला डिंडोरी बालाघाट वाले इलाके इस साइड में, और भारिया कहाँ कहाँ पे थी, तो छिंदवाड़ा के पातालकोट में, ठीक है।
तो अब पूछा क्या इनके बारे में कि सहरिया के बारे में अपने को कुछ कथन देखने हैं। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये तो। उसने पूछा सही नहीं है ना, सही नहीं है, इसको मार्क कर लो। क्या पूछा उसने? सही नहीं है वाला। तो पहला तो ट्रू मिल गया। इनका केंद्र मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम जिले में है। अब पीवीटीजी उत्तर पश्चिम में, हाँ हो सकता है, ये भी ट्रू है, मतलब उत्तर में है तो एक तरीके से उत्तर पश्चिम उसी में आते हैं, शिवपुरी और वो वाला बेल्ट। श्योपुर जिले को इनकी अधिकता के कारण इथोयोपिया कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। श्योपुर वगैरह में ज़्यादा रहते हैं तो उसको इथोयोपिया बोलते हैं, ये भी ट्रू है। अगला बोले ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये फॉल्स हो गया। तीसरी नहीं है, आई थिंक ये 5th नंबर पे आती है ना। तीसरी नहीं है, सबसे 1 नंबर पे तो आती है, आपको पता है, भील, और 2 नंबर पे आती है जहाँ तक मुझे याद है गोंड, और फिर बैगा वगैरह कुछ आता होगा, बट ये नहीं है। तो ये हमारे पास 5वें नंबर पे आते हैं, तो ये गलत हो गया। तो डी गलत हो गया। आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बैगाचक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संबंधित है। अब देखो याद करो, मैंने बैगा आपको मंडला, डिंडोरी और बालाघाट वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे बैगा जनजाति रहती है। अब बैगाचक एक क्षेत्र, एक एरिया है, उसके बारे में कौन, मतलब वहाँ वो कौन से जिले में है। तो याद करो डिंडोरी क्षेत्र में आता है, ये ऊपर कंटेंट में मैंने आपको दिया था, तो बेसिकली आंसर इसका डिंडोरी आ जाएगा। बैगाचक क्षेत्र मुख्य रूप से डिंडोरी जिले में स्थित है, जहाँ बैगा जनजाति की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित किया गया है ना, उनकी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित किया गया है बैगाचक क्षेत्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 2011 के संबंध में सही कथन पूछा हुआ आपने से। चलो एसटी पॉपुलेशन के बारे में। जनजातीय साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है। नहीं, ये तो बेसिक आइडिया है कि भाई राज्य की बात औसत से ज्यादा है। एक सेकंड, सही कथन पूछा ना ये, क्योंकि औसत वाली अपने को राज्य वाली अभी याद नहीं है, अपन ने पढ़ी नहीं है, तो मान लेता हूँ अभी के लिए इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन पे अपन डाउटफुल है तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अगले पे आते हैं जनजातीय महिलाओं की साक्षरता। ये पहला ही गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। महिलाओं की जनसंख्या अपन ने याद करो पढ़ी थी कि ओवरऑल तो 50.55 थी, जिसमें जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 59 पॉइंट समथिंग थी, और महिलाओं की जनसंख्या 41 पॉइंट समथिंग थी। तो महिलाओं की जनसंख्या ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। जनजातियों की कुल साक्षरता 50, ये ट्रू है, ये ट्रू आ गया। बस अब देखने की जरूरत नहीं है अपने को आगे। सबसे कम साक्षर जिला धार है, ये भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सी आंसर आ गया। फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं कि जनजातीय साक्षरता, ठीक है, मतलब तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है कि एक तरीके से फॉल्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जनजातियों की जो ओवरऑल जनसंख्या है ना, वो राज्य की, मतलब यहाँ से अपने को ये समझने को मिल रहा है कि जनजातीय जो साक्षरता दर है वो राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक नहीं है, ये फॉल्स हो गया ना। और महिलाओं वाली समझ गए अपन, सबसे कम जिला धार नहीं है, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, ये यहाँ से ये फैक्ट आपको मिल रहा है कि सबसे कम साक्षर जिला जो है वो जहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा, याद करो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे एसटी का है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे एसटी की, वो 89% पॉपुलेशन जहाँ पे है ना, पॉपुलेशन जहाँ पे है वही वाला जिले में सबसे कम पॉपुलेशन ऑफ एसटी। यहीं पे क्या है अपने पास, मिनिमम मिनिमम एसटी साक्षरता, इसी सेम जिले में क्या है, मिनिमम एसटी साक्षरता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। फिर निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थान के आधार पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कि निवास आधार के स्थान पर उत्तर से दक्षिण में के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारे पास अगर अपन देखें, एमपी का मैप ऊपर मैंने ऐड करा, वो भी आपको जहाँ जरूरत पड़े तो आप यूज में ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सहरिया, भील, कोरकू और भारिया। अब देखो अगर आप एमपी का मैप ऐसे देखते हो तो यहाँ पे सहरिया तो बेसिकली ऊपर ही ऊपर आता ही है, आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये तो 1 नंबर तो सबसे पहले आएगा, उत्तर में ही आएगा, तो 1 नंबर तो ये, मतलब ये ऑप्शन कट गया। फिर 2 नंबर तो यहाँ दोनों जगह है तो इसको चेक नहीं करूंगा, फिर 3 और 4 को देखूंगा। अब कोरकू और भारिया दिया हुआ है, कोरकू दिया हुआ है, एक भारिया दिया हुआ है ना। तो कोरकू और भारिया में अगर देखिए अपन, तो आई थिंक भारिया तो पातालकोट छिंदवाड़ा है, भारिया तो कहाँ पे है, पातालकोट छिंदवाड़ा, पातालकोट छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। ये कोरकू वाली जो जनसंख्या है ये आई थिंक बुरहानपुर साइड में आती है, तो ये और भी नीचे आती है। तो मेरे हिसाब से 1 2 4 3 होना चाहिए, चेक करते हैं एक सारी। हाँ बिल्कुल 1 2 4 3 दिया है कि हमारे पास उत्तर में तो ठीक है, ये सहरिया हो गई, नीचे मालवा क्षेत्र में भील हो गए, ठीक है, फिर छिंदवाड़ा में भारिया हो गए पातालकोट में, और सबसे दक्षिण बैतूल और बुरहानपुर जो है, बैतूल और बुरहानपुर वाला एरिया है, वहाँ पे कौन पाए जाते हैं, कोरकू। तो कोरकू का भी इलाका पता चल गया आपको यहाँ पे कि बैतूल और बुरहानपुर में
कोरकू देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि हल्बा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा के पास पाई जाती है। हल्बा जनजाति, इसको याद रखना, मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति, ये स्पेशल थोड़ा सा अलग नाम है। तो जनरली आप ऐसा जनरली मुख्य मुख्य जनजातियों को पढ़ के जाते हैं, ऐसा नहीं पढ़ के जाते, तो फिर भी इसको थोड़ा सा याद रखना हल्बा जनजाति के बारे में, कि छत्तीसगढ़ के सीमा के पास में पाई जाती है और कौन से जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन देखो, अनूपपुर तो छत्तीसगढ़ के साथ में मतलब उधर से लगा हुआ था, बट बालाघाट, सीधी और सिंगरौली ये सब दिए हैं, तो आपको याद रखना बालाघाट जिले में ये देखने को मिलती है। ठीक है, हल्बा जनजाति मुख्य रूप से बालाघाट में केंद्रित है, और बालाघाट, पातालकोट, छिंदवाड़ा में भारिया भी है और हल्बा भी है ना। भारिया, भारिया भी कहाँ पे है, पातालकोट, छिंदवाड़ा। इसका तो इलाका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पातालकोट, छिंदवाड़ा। ठीक है, ये भी छिंदवाड़ा में ही है नीचे। और दूसरा हमारे पास अपन ने क्या देखा था, हल्बा, हल्बा भी कहाँ पे है, ये भी छिंदवाड़ा में ही है। इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बट हाँ सिर्फ छिंदवाड़ा में ही है, छत्तीसगढ़ के बगल में लगे हुए हैं, एकदम नीचे की नीचे। अगर अपन देखें ग्राफ में यहाँ पे इसमें, तो देखो ये जो छिंदवाड़ा वाला इलाका है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो छिंदवाड़ा का ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है, ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे का ये जो इलाका है यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको देखने को मिलेगी क्या, हल्बा जनजाति। हल्बा, हल्बा जनजाति। ठीक है, ये आप याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। ठीक है, यस, तो क्वेश्चन अपन पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया अपन ने। क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन क्या बोले, मध्य प्रदेश में पीवीटीजी विकास के लिए कितनी अभिकरण कार्यरत है, एजेंसीज कितनी कार्यरत है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैंने ऊपर कंटेंट में ऐड नहीं करा, बस इसका याद रखना आंसर कितना है अपने पास। 11th जो है वो अभिकरण या एजेंसीज जो है वो कार्यरत है अभी के टाइम पे पीवीटीजी के लिए। ठीक है, और वो कौन कौन सी है, 11 अभिकरण चल रहे हैं अभी एमपी में टोटल। सहरिया के लिए 4 चल रहे हैं, बैगा के लिए 6 चल रहे हैं, है ना, और भारिया के लिए 1 चल रहा है। तो ये आपको याद रखना। बेसिकली देखो, पीवीटीजी वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, उनके नाम याद रखोगे पहले, पीवीटीजी हैं कौन कौन से और कौन कौन सा उनका एरिया है, और उसके अलावा उनके लिए स्पेशल एजेंसी जो चल रही हैं वो 11 है टोटल। तो सहरिया के लिए याद रखना, ऊपर वाले जो सहरिया उत्तरी वाले थे उनके लिए 4 हैं, बैगा जो है उनके लिए हमारे पास 6 हैं, और भारिया तो सबसे कम जनसंख्या पातालकोट छिंदवाड़ा में थी, तो उनके लिए सिर्फ 1 अभिकरण चल रहा है। तो ये याद रखना आपको, और ये टोटल 15 जिलों में फैले हुए हैं। आपको पता है सहरिया में ऊपर है, थोड़े थोड़े कहीं और बेसिकली ऊपर की तरफ है, और 1-2 थोड़े बहुत जनसंख्या इधर उधर भी होती है, आपको पता है। तो टोटल 15 जिले हो गए एक तरीके से। ठीक है, चलो, ये अपन ने देखा था कि ग्रियर्सन ने क्या बोला था, घुरिये ने, जीएस घुरिये ने पिछड़े हिंदू बोला था, तो 3 से अपने पास ए मिल जाएगा। तो 3 से 1 मिलते ही आई थिंक आंसर यहीं पे ही आ गया। ये 3 से 1 तो एक ही जगह मिल रहा है, तो यहीं पे आंसर ए आ जाएगा। ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। बाकी भी आप दे सकते हो कि ग्रियर्सन ने बोला था पहाड़ी, और हट्टन ने बोला था वन्य जाति, ये भी ऐड कर लेना अगर ऊपर नहीं लिखा तो। हट्टन ने वन्य जाति और घुरिये ने पिछड़े हिंदू बोला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस संभाग में जनजातीय जनसंख्या का घनत्व और जिलों की संख्या अनुसूचित सर्वाधिक है ना। अब की बार क्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व। ऊपर मैंने डाटा नहीं दिया था, बट फिर भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। और जिलों की संख्या, जो संभाग पूछा है इस बार, क्या पूछा है, संभाग। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइब्स वाले ज़िले हैं, और उसमें ट्राइब्स का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। तो ये याद रखना अपने पास, इम्पोर्टेंट है। इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी इंदौर जो संभाग है, डिस्ट्रिक्ट तो खैर है ही है, लेकिन इंदौर जो संभाग है, इसके जो ज़िले हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जनसंख्या है, और इस जो संभाग के अंदर मैक्सिमम ट्राइब्स घनत्व है, जन घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व ट्राइब्स का सबसे ज़्यादा इस जिले में है, और सबसे ज़्यादा मतलब जिले भी ट्राइब्स वाले इसी में है। तो इंदौर संभाग में सर्वाधिक 7 अनुसूचित जिले हैं। धार, याद भी रख लेना कौन कौन सा है, धार है, झाबुआ, और ये भी इंदौर में आता है, अलीराजपुर है, खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है, और बुरहानपुर है। और ये बेसिकली बुरहानपुर और ये जो खंडवा वाला, जो बुरहानपुर वाला, बड़वानी बुरहानपुर जो है, यहाँ तो अभी अपन ने देखा कोरकू रहती है ना। बड़वानी बुरहानपुर में तो कोरकू जनजाति रहती है, और बेसिकली बाकी जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये जो है ये पश्चिमी बेल्ट है, तो इसमें
अपने पास भील बिलारा जनजाति ज़्यादा देखने को मिलती है अपने को। फिर अगला क्वेश्चन है, कोल जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कोल, बिल्कुल गलत हो गया, दिस इज वेरी फॉल्स। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, आगे पढ़ेंगे भी अपन, तो ये फॉल्स हो गया। इनका मूल स्थान रीवा जिले का कुराली माता है, ये आई थिंक यही ठीक है ना, रीवा जिले का कुराली माता ही है, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में अपन ने देखा था, ऊपर की कोल जनजाति जो पूर्वी क्षेत्र में, इधर पूर्वी क्षेत्र में थी, और वहाँ पे रीवा जिले में कुराली माता को, मतलब ये बिल्कुल यही है इसका आंसर। और फिर द्रविडियन परिवार की जनजाति नहीं, द्रविड़ तो बील वगैरह भील वो थे, ये मुख्य रूप से पश्चिमी नहीं, बिल्कुल पश्चिमी नहीं है, पूर्वी क्षेत्र में रीवा की तरफ से। तो कोल जनजाति का मूल स्थान जो है वो रीवा की कुराली है, यह ऑस्ट्रियक परिवार की है और एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ से एक चीज़ भी आपको याद आ जानी चाहिए कि सबसे बड़ी जनजाति भील है, भील के बाद में अपने पास गोंड है, गोंड है, और आई थिंक 3 नंबर पे क्या है, ये आ जाएगी कोल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है कि 3 नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल है, और रीवा का कुराली माता उधर की तरफ में रहती है ना, कुराली जो क्षेत्र है, सॉरी कुराली जो क्षेत्र है उस साइड में। फिर अगला क्वेश्चन है, एमपी में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो भिंड है, सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है? भिंड में है, बिल्कुल ठीक बात है। भिंड, दतिया, मुरैना इस तरीके से रहते, तो भिंड में सबसे कम है एसटी, 0.04% परसेंटेज में भी कम थी यहाँ पे। यहाँ एसटी जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या हो सकता है, वो अपने से पूछा है। अत्यधिक वर्षा, सघन वन क्षेत्र की कमी और मैदानी इलाका, औद्योगिक विकास, पहाड़ी क्षेत्र और अधिकता। देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि इस साइड में उत्तरी क्षेत्र में वनों की कमी है, और जनरली जो ट्राइब्स पीपल्स हैं वो वनों में रहते हैं, तो ये हो गया अपना आंसर, बी होना चाहिए, बिल्कुल बी है कि जनजाति आमतौर पर पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों में रहती है। भिंड मुरैना क्षेत्र मैदानी और कृषि प्रधान है, जहाँ पर यहाँ पे जो सरसों वगैरह की खेती आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होती है, उसमें पढ़ते हैं अपन ज्योग्राफी में, तो इसलिए यहाँ पे खेती वाला इलाका है, तो इस साइड में वनों की कमी है, इसलिए यहाँ पे जनजाति आबादी बहुत कम है। बिंजवार जनजाति जो बैगा की एक उपजाति है, मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो देखो, बैगा की जो अपने पास है वो स्पेशली किस जिले में है? तो देखो, इसका अपन ध्यान रखते हैं कि बालाघाट और सिवनी में है। भिंजवार कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? बालाघाट और सिवनी में। तो ये ऐसे ऐसे जो थोड़े से क्वेश्चन है, ये ऊट पटांग से, वो थोड़े क्वेश्चन की फॉर्म में याद कर लेना है आपको, इसको स्पेशली नोट कर लेना कि बालाघाट और सिवनी में जो है वो हमारे पास निवास करती है कौन सी? बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति किसमें है? बालाघाट और सिवनी में निवास करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात। अब देखो, लिंगानुपात वाला डाटा अपन ने नहीं पढ़ा, बट फिर भी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवाइज करा दूंगा कि जो एमपी में जो लिंगानुपात है वो बहुत अच्छा है एसटी पॉपुलेशन का, और वो कितना है? 984। कितना है? 984। एससी का काफ़ी कम है, आई थिंक 931, ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये एससी का है, और एसटी का कितना है? 984 है। और अगर ओवरऑल बोला जाए तो एमपी की पॉपुलेशन का वो काफ़ी कम है 984 से, तो 984 काफ़ी अच्छा जनसंख्या, सॉरी लिंगानुपात है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की सामान्य जनसंख्या का लिंगानुपात, हाँ, ये सामान्य का है 931, ये एससी का नहीं है, ये सामान्य है, ये नॉर्मल है, तो 931 है। और एसटी का पॉपुलेशन कितना है? 984 है। ठीक है, इनमें से कौन सा नर्मदा घाटी के दोनों ओर सघन रूप से पाई जाती है? मतलब नर्मदा घाटी के दोनों ओर कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो, सहरिया, तो यहाँ से जो काट सकते हैं पहले उसको काटते हैं एक बारी। सहरिया यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। भील, आई थिंक भील ही हो सकता है, भील ही हो सकता है, या फिर भील तो नहीं, भील तो पश्चिम में उधर है, तो भील नहीं होगा। तो फिर अपने पास बचा क्या? गोंड हो सकता है, यस गोंड है बिल्कुल। गोंड जनजाति पूरे मध्य प्रदेश में फैली है। वैसे तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा आपको कि गोंड जनजाति पूरे मध्य प्रदेश में फैली है, लेकिन इनका सबसे सघन निवास जो है नर्मदा घाटी के दोनों ओर सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूँ आपके लिए। अगला है कि मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, अब देखो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ तो 21.1% जो है, ये तो ओवरऑल एसटी पॉपुलेशन है, ये तो
ओवरऑल एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज है, परसेंटेज इन एमपी, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन है 6.8, 15.6। अब 15.6 तो जो है ये परसेंटेज ऑफ एसटी इन कंपैरिजन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसटी इन इंडिया, इन इंडिया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जितने एसटी हैं उसके कितने परसेंटेज एसटी जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो कितने हैं 15.6। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ से अगर आपको स्थान बोला जाए कि इनका परसेंटेज की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 13th स्थान आता है अगर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ के पूछा जाए तो, मतलब ओवरऑल पूछा जाए तो। और वैसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों को हटा के तो 11th नंबर स्थान आता है। और परसेंटेज कितना हो गया भारत की टोटल एसटी पॉपुलेशन के कंपेरेटिवली 15.6%। और ये 21.1% है जो ये एमपी की टोटल पॉपुलेशन के संदर्भ में है। मतलब एमपी की टोटल पॉपुलेशन में से एसटी पॉपुलेशन कितनी है 21.1%। ठीक है, और अब इनमें से ही गाँव में कितने रहते हैं, 21.1 में से गाँव में कितने रहते हैं और शहरों में कितने रहते हैं, तो गाँव में तो बहुत कम रहते हैं, 6.8% जो है वो गाँव में रहते हैं, है ना। तो अगर अपने को टोटल पूछा जाए कि मान लो ये जो 21.1% है, अगर इनको 100 मान लिया जाए, है ना, 21.1 को ओवरऑल टोटल मान लिया जाए, तो उसमें से सिर्फ लगभग लगभग 7%, अप्रोक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 7% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। बाकी बचे हुए 93% जो लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, गाँवों में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर जनजाति का मुख्य निवास कौन सा क्षेत्र है। अब देखो अ, अपना जो है इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि सौर जनजाति मुख्य रूप से सागर संभाग में, देखो से सौर से सागर, तो किसमें सागर संभाग में। अब सागर के जिले ढूंढ लो, तो सागर का जिला एक तो खुद सागर हो जाएगा, फिर दमोह हो जाएगा, टिकमगढ़ हो जाएगा और छतरपुर हो जाएगा। सागर दमोह टिकमगढ़ छतरपुर, सागर दमोह टिकमगढ़ छतरपुर। अगर आपको ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी क्या करता हूँ, एक मैप ऐड कर देता हूँ छोटा करके थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक है, सागर संभाग ये लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपने पास, सागर दमोह टिकमगढ़, सागर दमोह टिकमगढ़ और छतरपुर, ये रहे सागर दमोह, ये सागर है ना, दिस इज दमोह और टीकमगढ़ और छतरपुर, ये जो इलाका है यहाँ पे हमारे पास सौर जनजाति, यहाँ पे कौन सी जनजाति देखने को मिलती है आपको, सौर जनजाति। ये आपने ज़्यादा पहले इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, और थोड़ा सा एरिया इनका ध्यान रखना है कि कहाँ पर देखने को मिलती है आपको। तो सौर जनजाति आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद में भील ट्राइब्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और फिर बाकी जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी आपको। और मैं आपको क्लियर कट बोल सकता हूँ, यहाँ तक जो चीज़ें अपन ने करी है उससे 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल जाएंगे। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ऑलवेज ट्राई करता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो पे बात करने की, है ना। तो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तब भी आपको यहाँ तक के कंटेंट से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाकी की चीज़ें जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए। ओके।